नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एचएसएससी की तरफ से आपके एग्जाम लिए जा रहे हैं, जो है आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022, और इसमें आपका जो पेपर लिया गया था वो था लैब असिस्टेंट का। और लैब असिस्टेंट में आपके अलग अलग एग्जाम थे, जैसे कैटेगरी नंबर 11, 12, 13, 14, 15। इन 5 कैटेगरी का एक कॉमन एग्जाम जो है वो लिया गया था, और इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर आपका था 1 जनवरी 2022 को, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में। वैसे अगर हम देखें तो 3/2022 के आपके जो टोटल 4 पेपर अभी लिए गए हैं, जिनमें 31 दिसंबर के 2 पेपर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 जनवरी के 2 पेपर, जिसमें ये मॉर्निंग का पेपर हम कवर करें, इसके जस्ट बाद हम करेंगे इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और इनकी आंसर की भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जैसे ही आंसर की आएगी तब आपको सारे पेपर दोबारा से हम कवर करेंगे कंप्लीट, और उसके साथ ही तब आपको सारे पेपर आपको विद आंसर लगाकर टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये कहां पर है? CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ये कहां पर रहेगा? ये हिसार के अंदर है। हिसार में अगर पूछे कहां पर, तो हिसार में ये हिसार से सिरसा रोड पर रहेगा। और नेशनल हाईवे अगर पूछे तो NH9 के ऊपर जो है वो रहेगा CIRB। स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है, 1 फरवरी 1985 को इसकी जो है वो स्थापना होती है। और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर अगर पूछे कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कौन? तीर्थ कुमार दत्ता। ठीक है, तीर्थ कुमार दत्ता जो अभी वर्तमान में इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रख लेना। हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? एक नया क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहां पर जो दिया गया है, कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं, तो पूर्वी भाग से गुजरेंगे वो कितने? 1018 मिलीबार। वहीं पर आपसे ये पूछेगा अगर पश्चिमी भाग से कितने आपके गुजरते हैं, तो पश्चिमी भाग से कितने हो जाएंगे, तब आपको करना है 998 मिलीबार। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन आगे ये पूछ लिया जाए। हरियाणा में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, यानी कि गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी जो है वो रहती है हरियाणा जिले के अंदर। हरियाणा कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो हरियाणा के डिवीजन पूछा गया है। और एक चीज आपको याद होगा, अभी हाल ही में सीटी का जो एग्जाम लिया गया था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो पेपर था वो था 6 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उसमें यह दिया गया था कि हरियाणा को प्रशासनिक भागों में कितने भागों में बांटा गया। तो प्रशासनिक तरीकों से, यानी कि सीधी सी बात थी, इसमें पूछा गया था हरियाणा में कितने मंडल है। मंडल पूछे, डिवीजन पूछे, या प्रशासनिक तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आ जाएगा 6 भागों में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वैसे तो पहले 4 आपके मंडल थे, बाद में करनाल और फरीदाबाद को दोबारा से बनाया गया था, लेकिन अभी इसका राइट आंसर बनेगा 6। यहां पर एक क्वेश्चन और नया बनता है, जो अभी हाल ही में कल ही का अपडेटेड क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2023 को हरियाणा में नई पुलिस कमिश्नरी बनाई गई है। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी आपकी कौन सी बनी है? सोनीपत को बना दिया गया है। और सोनीपत को बनाने के बाद अभी वर्तमान में हरियाणा में टोटल कितनी पुलिस कमिश्नरी हो गई? 4। ठीक है, एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और आपकी कौन सी? सोनीपत। अब सोनीपत आपकी नई बनी है, 1 जनवरी 2023 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इसके नए कमिश्नर, यानी कि इसके नए का मतलब इसके पहले कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? सतीश बालन। तो सतीश बालन को जो है इसके पहले क्या नियुक्त किया गया है? कमिश्नर सोनीपत के नियुक्त किया गया है। हरियाणा के किस जिले को शैक्षणिक शहर बोला गया? यहां पर देखो क्या दिया गया है, एजुकेशन सिटी। वैसे तो एजुकेशन सिटी हम किसको बोलते हैं? सोनीपत को बोलते हैं, क्योंकि सोनीपत के अंदर ही आपका राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, इसीलिए सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोनीपत इसमें है नहीं, तो रोहतक इसका राइट आंसर आएगा। और रोहतक को क्या बोलते हैं? एजुकेशन हब के नाम से जो है वो जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है? कौन सा हो जाएगा? कैथल को बोलते हैं सिटी ऑफ गुरुद्वारास। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक गुरुद्वारे जो है वो कहां पर है, तब आना चाहिए अंबाला यहां पर है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में आपका कौन सा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कहां पर रहेगा? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो है वो रहेगा। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत निवारण हेतु कौन सी योजना जो है उसको चालू किया गया? तो वो कौन सी थी? नो योर बिल हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर हम कर लेते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, अगर आपसे पूछे जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा पूछे, तब आपका कौन सा हो जाएगा? बादशाहपुर हो जाएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और वहीं पर अगर इसमें आपका छोटा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? नारनौल विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा।
अगर एरिया की बात करें, अगर यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है और सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी विधानसभा सीट और सबसे छोटी या छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो छोटा आपका हो जाएगा बलरामगढ़। कौन सा? बलरामगढ़। ठीक है। और बड़ा अगर आपसे पूछे तो कौन सा? लोहारू। लोहारू आप सभी जानते हैं भिवानी जिले के अंदर पड़ेगा। हरियाणा के वर्तमान के कृषि मंत्री जो है जेपी दलाल, उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यही लोहारू जो है वो रहेगा भिवानी के अंदर। और अपना यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कौन सा? बादशाहपुर। थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। ठीक है। इसके बाद कालावाली दिया गया। कालावाली सिरसा की आपकी विधानसभा की रिजर्व सीट आपकी कौन सी है? कालावाली। नलवा की बात करें तो नलवा आपका पड़ता है हिसार के अंदर। और हरियाणा के जो वर्तमान के विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर जो है कौन? रणबीर गंगवा, उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? यही नलवा हो जाएगा। और पटौदी अगर पूछे तो गुरुग्राम की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? पटौदी जो है वो रहेगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारी को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा, तो कौन सा हो जाएंगे? ये स्वच्छता दूत। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। वैसे अगर इन पेपरों में देखा जाए ना, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पुराने पूछे गए हैं, नए करंट अफेयर 2022 के इन पेपरों में नहीं पूछे गए। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार उनको कौन सा पुरस्कार देगी, तो ये आपका फरवरी 2021 का करंट अफेयर है। कौन सा हो जाएगा? युवा साहित्य पुरस्कार। हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय जो है वो बनाया जाएगा? कहां पर? पंचकुला के अंदर। फोर्थ ऑप्शन इसका। कितने समय तक हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। इलेक्शन होने तब तक इसका जो है वो टारगेट रखा गया है। हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें जो है वो बनाई गई है? तो हरियाणा के वित्त मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, इन दोनों के लिए विधानसभा के अंदर हाइड्रोलिक मेजें, जो कि आपका ऊपर नीचे करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। किस वर्ष हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया? तो हरियाणा आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को कौन से संविधान संशोधन से बना था? तो 18वें संविधान संशोधन से हरियाणा का 17वां राज्य बनकर अस्तित्व में आया था। और जब हरियाणा बना था तब इसने कितना? तो 35.18% एरिया पंजाब से लिया था, जो कि 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में भी आपका इतना ही एरिया रहेगा जो हरियाणा के पास है। बाकी बचा हुआ किसके पास? पंजाब के पास। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं? तो टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। और वैसे अबूबसर के बारे में बताया जा रहा है कि इसको बाहर कर दिया गया, लेकिन जब भी हमने पहले भी पढ़ा था तब ये चीजें डिस्कस की थी कि अबूबसर को अभी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानना है कि 8 ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 8 में सबसे बड़ा अगर पूछे कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अबूबशहर। अबूबशहर सबसे बड़ा। और अगर छोटा अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा, तो छिलछिला जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। एक कंपाइलर जो है इसका अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कंपाइलर का पूछा गया है। तो एक प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को वस्तु प्रोग्राम में अनुवादित करता है। ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या लैंग्वेज चेंज करने के काम आता है। कंप्यूटर और संचार तकनीकी के संदर्भ में 1 MB किसके बराबर होती है? तो 1024 KB के बराबर होती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ये बनेगा। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन दिया गया है, हाँ 88 देखिए यहाँ पे, पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? तो ये कहां पर पाए गए? तो इसका अपना जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका फिरोजपुर, पिंजौर, धामली, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ पर आपके पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार पाए गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ में फिरोजपुर जो आपका झिरका, ये आपका नू में पड़ता है, यहाँ पर भी आपके पाए गए थे। चंडीगढ़ में भी पाए थे। तो कुछ एक जगह वहां पर ये पाए गए थे। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बनेगा। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 10 राजाओं के बीच में। देखो यहाँ पर जब भी एक युद्ध की बात आती है, हम 3 युद्ध पढ़ते हैं, मेनली इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो था ये किसका? राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 10 राजाओं के बीच में। और ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे। और पुरुषनी किस नदी का पुराना नाम है? तो ये है रावी नदी का पुराना नाम। इस नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसको नाम दिया गया कौन सा? 10 राग का युद्ध। ठीक है, 10 राग युद्ध, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है वो है राजा हर्षवर्धन। वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन और किसके बीच में? पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है। और ये पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध होता है, इसमें कौन जीतता है? हर्षवर्धन हार जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। ये युद्ध अगर पूछे किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के
किनारे युद्ध होता है, कौन सा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक है हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध। और ये युद्ध अगर पूछे किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था वितत्सा नदी के किनारे। और वितत्सा को क्या बोलते हैं, झेलम बोला जाता है, यानी झेलम नदी का पुराना नाम जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया गया वितत्सा, इस नदी के किनारे हुआ था हाइडेस्पीस का युद्ध, जो हुआ था सिकंदर और पोरस की सेना के बीच में। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखने, किस नदी के किनारे कौन सा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ, तो वर्धन वंश बिल्कुल जानते हैं थानेसर हो जाएगा, थानेसर राजधानी थी। वर्धन वंश की स्थापना अगर पूछे किसने की थी, तो पुष्यभूति के द्वारा इसकी स्थापना की थी, और पुष्यभूति वंश के नाम से भी वर्धन वंश को जाना जाता है। हर्षवर्धन जो है उसकी मृत्यु होने के बाद 647 ईस्वी में, उसके बाद किस वंश का शासन आता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उसके बाद कौन आता है, तो वर्धन यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। हरियाणा वैभवम किसकी प्रथम कविता है, तो ये वैभवम के बारे में दिया गया है। देखो यहाँ पर 2 ये आपके क्वेश्चन दिए गए, इनमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि हरियाणा वैभवम अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण शास्त्री की शायद ये रचना हो जाएगा, एक संस्कृत का काव्य खंड है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी नहीं मिलेगा। और इन दोनों को एक बार स्किप करते हैं। बाकी किसी के पास अगर आंसर हो तो कमेंट करना, वरना 2-3 दिन में ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब हम इनको अच्छे से कवर कर लेंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर, जादूगर का मतलब यहाँ पर म्यूजियम दिया गया, तो हरियाणा का म्यूजियम जिसको हम संग्रहालय भी बोलते हैं, तो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछा गया वो कौन सा हो जाएगा, गुरुकुल झज्जर जादूगर, यानी कि गुरुकुल झज्जर म्यूजियम। देखो गुरुकुल झज्जर म्यूजियम जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। और किसकी सहायता से, स्वामी ओमानंद की सहायता से, ओमानंद की सहायता से। एक क्वेश्चन अभी पीछे से आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि ओमानंद सरस्वती म्यूजियम जो कि हरियाणा में बनाया जा रहा है वो कहां पर है, सरस्वती म्यूजियम ओमानंद के नाम पर, ये झज्जर में है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका गुरुकुल झज्जर जो आपका म्यूजियम है वो किसकी सहायता से, स्वामी ओमानंद की सहायता से, और इनके नाम का म्यूजियम भी कहां पर, झज्जर के अंदर। 1959 में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बिल्कुल सभी जानते हैं, सिरसा जिला हो जाएगा। अगर एरिया आपसे पूछे कितना, 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ, और इसके साथ ही सबसे छोटा आप सभी जानते हैं फरीदाबाद हो जाएगा। अगर वहीं पर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो सिरसा का सबसे कम 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व सिरसा का, लेकिन फरीदाबाद की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा इसका, 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का। हरियाणा का ओवरऑल अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहने वाला है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है ये वाला। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, सीईटी का एग्जाम हुआ था 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या रहेगा, जो था 74 से लेकर 77 तक, 74 से लेकर 77 तक जो आपका देशांतरीय विस्तार। अब पूछा गया अक्षांशीय विस्तार जो आपका रहेगा 27 से 30 उत्तर, यानी कि 4th ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। हरियाणा की किस जिले की पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है, न्यूनतम यानी कि अधिकतम अगर पूछता कहां का, तो अंबाला का अधिकतम होगा, न्यूनतम पूछा गया है जींद रहेगा। हरियाणा के नगर पंचायत के अध्यक्ष क्या होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है, ये निर्वाचित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्क्रीन पर कितने कलर डॉट एक कलर पिक्सल बनाते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा। रिसाइकल बिन क्या होता है, तो रिसाइकल बिन आपका होता है एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जहां पर हम अपनी डिलीटेड फाइल जो है वहां पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद दिया गया कि एमएस एक्सेल में एक कॉलम को हटाने के लिए किसी की को निरंतर दबाना चाहिए, कौन सा, टैब हो जाएगा 4th ऑप्शन। इसके अलावा देखो जो रिसाइकल बिन की बात की गई, जैसे कोई फाइल है उसको डिलीट करना है तो हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो आपकी कहां पर चली जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर हमें वो फाइल परमानेंट डिलीट करनी है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस में डिलीट की जो है वो दबाते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, एक शॉर्ट की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम इसमें कुछ एक क्वेश्चन और जो पूछे गए हैं वो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन देखो, इसमें जो दिया गया ही नोटेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग, यानी कि उसने क्या किया, एब्सेंटली, इसका क्या पूछा गया, अपोजिट मीनिंग अलर्टली हो जाएगा 4th ऑप्शन इसका। आई फील डैश फॉर दोज हु आर क्रूअल टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि वो माता पिता, देखो यहां पर क्या दिया गया है, फॉर दोज हु आर क्रूअल, यानी कि उनके बारे में जो अपने बच्चों के प्रति निर्दयी है, उनके प्रति उनका क्या होना चाहिए, कंटेम्प्ट, ये आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को डिसलाइक करने की, यानी कि जो अपने बच्चों के प्रति निर्दयी होंगे उनके लिए क्या होगा, सिंपैथी तो होनी नहीं चाहिए, तो उनके प्रति क्या होनी चाहिए, डिसलाइक की फीलिंग, या हम कह सकते हैं किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होना, तो वो आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन इसका।
एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर, ए पर्सन और थिंग दैट अपीयर टू बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर, क्लोन हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन इसका। द मीडिया वेंट इनटू ए फ्रेंजी, इनटू ए फ्रेंजी यहां पर दिया गया, इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना। द मीडिया वेंट इनटू ए फ्रेंजी अबाउट द केस, आउट ऑफ कंट्रोल होना, ओवर एक्साइटमेंट होना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन जो है वो बनेगा, क्योंकि इसका क्या पूछा गया, नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया है। देयर इज नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड, तो यहां पर क्या आना चाहिए, 4 आ जाएगा यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन इसका। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो बहिरंग का क्या हो जाएगा, अतरंग हो जाएगा। इसके बाद जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी हो जाएगा। और देश प्रेम में कौन सा समास है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन इसका। संधि जो है वो एक शब्द है, कौन सा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसके बाद पूछा गया कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है। कंचन का मतलब आपका होता है सोना, यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण सोना हो गया, या तपनीय यानी कि सोना काफी ज्यादा तप के बनता है, इसीलिए तपनीय भी हो सकता है। और कनक इसका जो है एक क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द कंचन का। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन। इसके बाद अपने जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, कुछ एक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वो हम बाद में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए, हाँ 17 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋतु जो है वो डिंपल से बड़ी है, तो ऋतु जो वो क्या है, डिंपल से बड़ी है। सुरेश ऋतु और रेखा से छोटा है, तो सुरेश, उसके बाद क्या दिया गया, रेखा डिंपल से छोटी है, तो यहां पर आ जाएगा सबसे छोटा कौन सा है, तो सुरेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। देखो यहां पर दिया गया 1997, ठीक है, उसके बाद आता है 1998 और उसके बाद आता है 1999। जब हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे 1996 एक लीप ईयर था, उसके बाद आपका 2000 लीप ईयर है, तो ये टाइम इसके बीच का है। जो आपके नॉर्मल डे होते हैं उनमें एक ओड डे होता है, क्योंकि आप देखते हो 65 दिन होते हैं ना, 365। अगर हम इसको 7 से भाग करते हैं तो एक सेंस बचता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे हमारा बनेगा। अगर हम देखें कि 1997 को आपका मंगलवार है, तो यहां पर आपका कौन सा होना चाहिए, 1998 को बुधवार, और अगला कौन सा होना चाहिए, बुधवार के बाद वीरवार हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कौन सा वीरवार गुरुवार बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। आप कमेंट करके बताना कि 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। ठीक है, 18 फरवरी 2005 को, ठीक है, बता देना, देखते हैं। 39 कक्षा बच्चों की कक्षा में राम श्याम से 7 स्थान आगे है। यदि श्याम का आखिरी स्थान आखिरी से 17वां है, तो आरंभ में राम का स्थान क्या होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, देखो 39 में पीछे से कौन सा 17वां नंबर है किसका, श्याम का, इससे 7 स्थान आगे, यानी कि कौन सा स्थान हुआ, 24वां स्थान। ठीक है, इसका मतलब इधर इसके कितने 23 जने हैं, एक ये 24वां हो जाएगा। इधर कितने बचे आगे, तो 24 के बाद आपके कितने 15 बचे ना, तो 15 के बाद इसका कौन सा स्थान हुआ, 16वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। ए जो है वो आपका बी से लंबा है किंतु सी से छोटा है। डी जो है ए से लंबा है, डी जो है वो ए से लंबा है किंतु सी से छोटा है, डी यहां पर आ जाएगा। ई बी से लंबा है किंतु ई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा होगा, यहां पर सी, लेकिन ऑप्शन बनेगा बी यहां पर। इसके बाद लुप्त संख्या आपको बतानी है कि लुप्त संख्या क्या होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले यहां पर दिया गया 3 के बाद 5, यानी कि 3 दूनी 6 में से गुणा 2 कर दिया -1, 5 दूनी गुणा 2 कर दिया -2, गुणा 2 कर दिया -3, क्योंकि 8 दूनी 16 में से 3 गया 13, 13 दूनी 26 में से 4 गया 22, 22 दूना 44 में से 5 गया 39 यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, कमेंट करके बताना। और देखो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व जरूर कर लेना, क्योंकि आप जितने करोगे ना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। आगे देखो, आगे इसमें दिया गया प्योर जो है उसका आपका रिटर्न लिखा गया, देखो PURE, प्योर को क्या लिखा गया, QVQD, क्योंकि यहां पर देखो P के बाद Q, U के बाद V, इसी तरह से W के बाद आपका W के बाद X, H के बाद I, यानी कि XI आना चाहिए, तो ये तो 2 वैसे कट गए। उसके बाद देखो यहाँ पर E के बाद D, यानी कि एक कम आया ना यहाँ पर, उसी तरह से E से पहले आपका D और N से पहले M, यानी कि D और M, कौन सा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि 2/3 ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई नंबर है उसका 2/3 इज 16 मोर देन 40%, यानी कि उसी का 40% से क्या है, 16 ज्यादा है, तो इधर हम 16 ऐड कर देंगे। यहां पर आपका कितना आ गया, 2/5, यानी कि x गुणा में 2/3 माइनस में x गुणा में क्या आ जाएगा, 2/5 प्लस में 16। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना, 2/3 x माइनस में 2/5 x इज इक्वल टू 16, और नीचे आपका 15 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपका कितना 10x माइनस में
आपका कितना 6x, ठीक है। इधर आपका 16 इंटू में 15 इधर चला जाएगा, माइनस करोगे 4 चौके 16, 60। राइट आंसर कौन सा बनेगा? 60 इसका। बाकी आप करके जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया डी को हम 4 लिख सकते हैं। डी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चौथे नंबर की है। बी ए डी अगर देखें तो बी आपका 2 पर, 1 पर, डी आपका 4 पर, 4 और 3 7 पर। उसी तरह से ए एन टी पूछा है तो टी आपका टी 20, उसके बाद एन आपका 14 पर, ए आपका 1 पर। टोटल कितने? 20 और 30 और 4 34 और 1 35, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आप सभी के लिए रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कमेंट करके बता देना। तो ये थे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे, और बाकी बचा हुआ अब सिर्फ जीके के क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर, वो हम जल्दी कवर करेंगे। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है सारे क्वेश्चन, सारे पेपर विद डिटेल हम सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे हर एक एग्जाम में आपके एचएसएससी के पेपर जितने भी होने वाले हैं वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चाहे वो सीटी का एग्जाम आप उठाकर देख लो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों से पूछे गए हैं। तो बस इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे ऑफिशियल आंसर की आती है सारे पेपर आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।